जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज लेकर आया क्लास नंबर 11 आप लोगों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे मोशन के थर्ड पार्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, देखो जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियोस में आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है मोशन को हमारे साथ, और मोशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया है कि गति के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना बच्चा। तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा कंसेप्ट है। इसके बाद मैंने आपको बताया, ध्यान रखेंगे, स्पीड के बारे में बताया। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था आपको इनिशियल पॉइंट के बारे में और फाइनल पॉइंट के बारे में। देखें बच्चा, इनिशियल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से ऑब्जेक्ट आपका मोशन स्टार्ट करेगा, है ना, जहां से आपकी वस्तु गति प्रारंभ करेगी, वो आपका क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा। और जहां चल करके आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वो आपका फाइनल पॉइंट होगा। यहां से एक बात और ध्यान रखेंगे, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी होती है u, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पर जहां पहुंचेंगे वहां की वेलोसिटी होती है v, जिसको आप क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग व्यू और अंतिम वेग क्या होगा? v। इतनी बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया दूरी और विस्थापन के बारे में, कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है भाई। एक बिंदु से जहां से आपने मोशन स्टार्ट की और जहां पर आप रुकेंगे, उन दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होगी उसको आप विस्थापन बोलेंगे, है ना बच्चा। और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट से आपने अपनी मोशन स्टार्ट की है, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, और एंड में अगर आप उसी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, यानी इनिशियल भी पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए जरा, जैसे कितना चला x, ये 2x, ये फिर x, ये 3x, ये फिर x और ये फिर 2x। तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस, दूरी कितनी चला, तो सबको जोड़ दो आप, x और 2x 3x हो गए, और एक कितना हो गया? 4x हो गया, 4 और 3 7x हो गया, और कितना हो गया? 8x हो गया, और 8 और 2 10x हो गया। तो डिस्टेंस आपकी कितनी बन जाती है? 10x। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चा आपका कितना बन जाता है? 0। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया, अच्छी एक बात और याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर होता है, यानी कि सदिश। और ये कैसा होता है? स्केलर। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। ऐसे मैंने आपको बताया था स्पीड, और ऐसे बताया था आपको वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपस में कनेक्ट होते हैं, और डिस्टेंस और स्पीड आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए ये बात आप याद रखेंगे बच्चा, कि जो स्पीड होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। चलो देखें जरा आगे, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। जो बच्चे लेट आए हैं, जो नहीं आए थे, वो पहले बेटा पुरानी क्लास को पढ़ करके आया करें, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। बाकी तो मैं आपको क्या बताऊंगा, तो आधे से ज़्यादा बातें आपके ऊपर से निकल जाएंगी, है ना। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लास्ट क्लास आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में आगे मजा आएगा और मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच पाएंगी, है ना बच्चा। चलें बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखें जरा, आज बात करते हैं हम अपने नए पॉइंट से, एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। देखो जरा, अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चा चाल के बारे में, तो हमको ये पता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो बात बताई गई है ना। लेकिन अब देखो, इसके बाद में साथ में एक नाम और लग गया,
एवरेज। तो एक काम कर लेते हैं, क्या अगर इस साइड में एवरेज लिखा जाएगा तो यहां पर भी साइड में क्या लगा लेते हैं, एवरेज, और यहां पर भी एवरेज। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई बात समझ में? एक से भी काम चल जाएगा। तो समझ में आया आपको एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो जरा, वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल औसत दूरी, ध्यान देंगे सामने क्या कहलाती है भैया, याद रखेंगे आप, औसत चाल कहलाती है। यानी फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस क्या लग गया आगे, औसत। औसत का मतलब क्या होता है, देखो जहां से बात स्टार्ट हुई है और वहां से लेके एंड तक, इस टोटल एवरेज को क्या, इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक। देखो याद रखेंगे, प्रारंभिक और अंतिम, इन दो पॉइंटों के बीच में अगर बात हो रही है तो यानी क्या निकाल रहे हैं हम, औसत निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए जरा एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, देखेंगे ध्यान से जरा। अच्छा, अगर वेग की बात करेंगे तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, अभी एग्जांपल लेके भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो याद रख सकते हैं, देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। ये एवरेज है तो इसके साथ में भी क्या लग जाएगा भैया, एवरेज लग जाएगा। इस बात का आप याद रखेंगे, यानी कि याद रखेंगे यहां पर भी औसत लगा लेंगे, है ना, और यहां पर भी आपकी औसत दूरी हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कितना बन जाएगा ये, औसत वेग बराबर, जल्दी से बताएं, भाई औसत विस्थापन और बटे समय। इस बात को आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बात? चलें जरा अब इन दोनों के थोड़े में एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम औसत चाल के बारे में। तो देखना जरा, अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, देखो बच्चा याद रखेंगे आप, एक कार यहां से स्टार्ट करती है अपनी मोशन, और बी और सी तीन पॉइंटों पर ये रुकती है। ए से चली है, बी को क्रॉस करके सी पर चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगी। ये कार है कोई, ए से आई, बी पर रुकी और कहां चली गई, सी पर चली जाती है। अब इनकी अगर डिस्टेंस की बात करें, देखिए जरा एग्जांपल में क्या क्या दे रखा है। ये तो 30 किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर चला। अच्छा, ये 2 आवर में डिस्टेंस ली और ये 1 आवर में, 1 घंटे, देखो 2 घंटे में कितना चला, 30 किलोमीटर। और ए से कहाँ गया बच्चा, बी पर आ गया। ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप, बी से चला, सी पर पहुंचा, कितना किलोमीटर तय किया यहां से यहां तक, 20 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। अगर मैं बात करूं आपसे एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या है, औसत दूरी बटे समय, यानी कि एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितनी चलेगी यहां से, बोलो 30 + 20। भाई कुल दूरी कितनी चला, अगर हम बात करें, ए से बी पर आया 30 किलोमीटर बच्चा, और बी से सी पर आया 20 किलोमीटर। तो 30 और 20 को जोड़ दिया, ऐसे टाइम को जोड़ो, 2 घंटे में क्या ऐड करोगे, 1 घंटा। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50/3। ये क्या बन गया, इसका एवरेज स्पीड बन गया। बात समझ में आ रही है, क्या बन गया इसका, एवरेज स्पीड बन गया। चलो क्लियर है इतनी बात? देखिए जरा, अब ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो देखेंगे ध्यान से आप। अच्छा, औसत चाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो इसको एक बात और ध्यान रखेंगे आप, इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनेगा बच्चा, वो इस कंसेप्ट पे ना आके इस कंसेप्ट पे आएगा, ध्यान देंगे आप। फिर दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। देखो औसत चाल तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करें औसत वेग के बारे में, देखो
अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि औसत वेग किस किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके बारे में देखेंगे बच्चा। देखें जरा, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इतनी बात याद रहेगी आपको। तो यानी याद रखना यहां से AV का मतलब एवरेज हो गया, प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V यानी बटे के कितना हो गया 2। जब भी आपको औसत वेग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चा, प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है ये, देखो जी एग्जांपल क्या है, ये लो भैया, एक ये कार है, ठीक है। चलो जी, इस कार में जब अपनी मोशन स्टार्ट की थी तो याद रखेंगे इसका प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड, और जब अंतिम हुआ तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। यानी वेग बढ़ रहा है, सीधी सी बात है त्वरण हो रहा है। लेकिन त्वरण के बारे में यहां पर कोई बात नहीं हो रही है, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि भैया एवरेज वेलोसिटी बता दो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान रखेंगे आप, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो देखिए बच्चा, V एवरेज, प्रारंभिक वेग क्या होता है U आपका, और अंतिम वेग क्या होता है V, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो देखेंगे U कितना आ गया 20 और V कितना आ गया 40 और बाय 2, यानी कितना बन गया 40 और 20 60/2 एंड दैट द वैल्यू इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, ये क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। समझ में आ गई बात। फिर एक दोबारा कंसेप्ट को समझ लेते हैं बच्चा। अगर एवरेज स्पीड औसत चाल आपसे पूछी जाएगी तो याद रखना आपको सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कैसी यानी औसत आनी, यानी शुरू से लेके आखिर तक की दूरी को आप जोड़ देंगे और जितना भी समय लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे। यही सवाल अगर आपका वेलोसिटी में बन जाता है, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, तो प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी फॉर्मूला बन जाएगा V एवरेज इक्वल टू U प्लस V/2। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, देखेंगे जरा नेक्स्ट। जी हाँ, PDF इसकी आपको पक्का मिलेगी, और बाकी अगर किसी की PDF नहीं मिलती है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं PDF के लिए, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, या बच्चा फिर ध्यान रखेंगे आप सीधा सीधा नंबर पर क्लास नंबर डालकर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। वहां से आपको ऑफिस के नंबर से तुरंत आपको PDF मिल जाएगी जिस भी क्लास की आप पूछना चाहेंगे, है ना। चलें आगे आ जाएं। अगर मैं बात करूं बच्चा मोमेंटम की, देखें जरा, थर्ड पॉइंट हमारा बनता है मोमेंटम, यानी कि संवेग। जी हाँ, बताएं जरा संवेग क्या होगा। देखो जरा, अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये लो जी भैया, किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी है, देखो ऑब्जेक्ट है तो मास तो होना कंपलसरी है ना, और इसमें क्या आ जाए वेलोसिटी आ जाए। एक पार्टिकल रेस्ट में था और तुरंत से क्या आ जाए इसमें वेलोसिटी आ जाए, तो वो क्या होगा चलने लगेगा। और जब पार्टिकल रेस्ट से बिल्कुल स्टार्ट होगा, यानी पार्टिकल में क्या आ जाए वेलोसिटी आ जाए, तो याद रखेंगे बच्चा, ठीक है, याद रखेंगे बच्चा, अगर वेलोसिटी आ जाए तो इसका मतलब ये होगा क्या कि उसमें क्या आ गया मोमेंटम आ गया, है ना। तो देखिए जरा मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, मोमेंटम बराबर कितना होता है, याद रखेंगे आप, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर कितना आ जाएगा द्रव्यमान, यानी कि m, और कितना आ जाएगा भैया वेलोसिटी यानी v। तो संवेग बराबर क्या आ गया द्रव्यमान गुना वेग। इतनी बात याद रहेगी। देखें जरा आगे, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अगर मैं यूनिट की बात करूंगा बच्चा तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं, द्रव्यमान कितना होता है m,
और वेग का कितना होता है LT-1। फर्स्ट यूनिट में ही मैंने आपको यूनिट बताई थी। यूनिट एंड मेजरमेंट सबसे स्टार्टिंग में बच्चा इसलिए कराया गया था, क्यों? क्योंकि याद रखेंगे आप, अब जितने भी लेक्चर्स आप फिजिक्स के पढ़ेंगे इस क्लास में, इसी फोल्डर में, तो याद रखेंगे आप, वहां पर एक सवाल जरूर आएगा। जहां पर भी डेफिनेशन की बात आएगी वहां, यानी मैंने आपको बताया था जिस भी राशि का सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, उसका आप यूनिट निकाल सकते हैं। और बच्चा जिसका यूनिट निकाल सकते हैं उसकी डायमेंशन भी आप ऑफिशियली निकाल सकते हैं। चलिए जरा, संवेग आपको समझ में आ गया, यानी किसी भी वस्तु में अगर वेग उत्पन्न हो गया तो आप ये बोलेंगे कि उसमें भैया संवेग भी आ गया, उसमें बच्चा मोमेंटम भी आ गया। चलिए जरा इससे आगे की बात करते हैं। देखें जरा, नेक्स्ट बात अगर मैं करूं आपसे, आज इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। देखिए जरा, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इंपल्स यानी कि आवेग। देखो, इफ एनी फोर्स applied on a body for a short time, यानी ध्यान रखेंगे आप, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कुछ ही समय के लिए लगाया जाए तो लगाया गया बल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चा, इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। और याद रखना, इंपल्स का मीनिंग क्या होता है? आई। मोमेंटम का एम होता है ना, याद रखेंगे, कैपिटल एम। चलो, तो इंपल्स की अगर मैं बात कर दूं बच्चा, तो फोर्स कितना होता है? एफ। और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, अब टाइम कैसा है, देखो, बहुत ही कम समय के लिए, यानी फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत छोटा सा समय की बात कर रहे हैं। और याद रखेंगे, जहां पर भी संख्या आपकी, क्वांटिटी आपकी बहुत छोटी हो जाए तो वहां पर डेल्टा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चा? डेल्टा का यूज किया जाता है। डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल, इसको लिख सकते हैं आप, डेल्टा इक्वल टू वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत कम मात्रा। चलो जी, अगर यूनिट की बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, एफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, न्यूटन इनटू सेकंड। ये क्या बन जाती है? इसकी यूनिट बन जाती है ना। और इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं, देखो, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू सेकेंड, यानी कितना बन जाता है ये? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर, भाई पावर 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं बच्चा, तो याद रखेंगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू, तो याद रखेंगे आप, किलोग्राम कितना होगा? m, मीटर कितना हो जाएगा? l, और t की पावर -1। अब यहां से आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या? देखो, जो डायमेंशन किसकी आई है? इंपल्स की आई है। यही डायमेंशन सेम किसकी थी? डिटो। याद रखेंगे आप, भैया मोमेंटम की थी। जी हाँ, आप बोलेंगे भैया ये जो डायमेंशन यहां से निकल के आई है हमारी MLT-1, बिल्कुल सेम डायमेंशन हमारी अभी 2 मिनट पहले आई थी। किसके? मोमेंटम के लिए। यानी यहां से एक बात क्लियर हो जाती है बच्चा कि इंपल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन कैसा होता है? सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। यानी यहां से एक बात नोट करके लिखेंगे आप, क्या बात लिखेंगे? मोमेंटम और इंपल्स
हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होगा कितना, याद रखेंगे आप, ml(t-1). चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जरा आगे की बात करते हैं बच्चा। देखेंगे जरा, स्क्रीन तो क्लियर आ रही है ना बच्चा आपको? हाँ, ठीक चल रहा है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी आगे बात स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो अगला पॉइंट हमारा बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हाँ, ये आप ये समझ लें कि इस चैप्टर की जान है। अरे भैया और कोई जानवान मत समझ लेना, है ना। हाँ, कभी सोलो जब तक है जान वाली जान है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इस चैप्टर की जान है। जान का मतलब समझे कि इस चैप्टर के बिना, इस यूनिट टॉपिक के बिना ये चैप्टर कैसा है, बेजान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस टॉपिक के बिना ये चैप्टर कैसा है बच्चा, बेजान है, इसमें कोई जान ही नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, यानी हमारे टॉपिक का नाम है गति की समीकरणें। गति की समीकरणें। अच्छा बच्चा एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं इंग्लिश और हिंदी आपको सेम लेकर चल रहा हूँ साथ साथ। अगर कहीं पर कोई वर्ड लिखना भूल जाऊँ इंग्लिश में, या किसी को कन्वर्ट करना भूल जाऊँ, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना, एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ही टिपिकल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। देखें जरा आगे, चलो बात करते हैं गति की समीकरणें। ध्यान देंगे आप। देखो बच्चा, गति की 3 समीकरणें बताई गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब यहां से आप ध्यान देंगे कौन कौन सी गति की समीकरणें बताई गई। देखिए जरा, पहली समीकरण बताई गई भैया v बराबर u प्लस AT। ये ध्यान रखेंगे आप, क्या बताई गई गति की समीकरण, v बराबर u प्लस AT। सेकंड बताई गई भैया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी बन जाती है भैया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। अब सबसे जरूरी बात जो है वो ध्यान रखेंगे आप, जहां देखो आपको पता है u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब बच्चा त्वरण, s का मतलब तय की गई दूरी, और t का मतलब तो आप सभी जानते हैं समय। इतनी बातें समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलें जरा आगे। देखो जी, ये समझ में आ गई बात। ये कब है, जब आप किसी रेखीय गति कर रहे हैं, यानी कि आप सिंपल एक सरफेस के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक सिंपल सरफेस है और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कोई साइकिल चल रही है या कोई आदमी चल रहा है। अगर आप रेखीय गति कर रहे हैं तब ये समीकरणें काम करेंगी। अगर आप ऊपर की ओर को जा रहे हैं या आप नीचे की ओर को जा रहे हैं तब ये समीकरणें काम नहीं करेंगी। देखिए बच्चा कैसे, पहले इसको आप समझ लेते हैं। तीनों समीकरणें आपको यहाँ समझ में आ गई। देखो v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। सेकेंड होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड होगा बच्चा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। जहां मैंने आपको बता दिया है u और v क्या होंगे, वेग होंगे, a त्वरण होगा, s दूरी होगी, तय की गई दूरी, और t क्या होगा, समय। अब यहां से अगला जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या बनता है, ध्यान रखेंगे आप। देखो जरा, यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नोट करके लिखेंगे आप। यदि वस्तु गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन गति करती है, इफ द ऑब्जेक्ट moves under the
ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या होता है ध्यान रखेंगे आप, स्मॉल जी। बात समझ में आ रही है बच्चा? यानी कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो अब एक बात सुनना ध्यान से, ये मार्कर है बच्चा, इसको आपने ऊपर से छोड़ा, कहाँ है? नीचे आया। क्या मैंने कुछ किया? मैंने इसको केवल फ्री किया। आप समझे मेरी बात को? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरता है बच्चा? नीचे गिरता है, सीधी सी बात है। क्या मतलब है? यानी ग्रेविटी काम कर रहा है। अब ग्रेविटी को आप पॉजिटिव कब बोलोगे? भाई ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे को। और आपका ऑब्जेक्ट भी, भाई ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे को। और ऑब्जेक्ट भी कहाँ जा रहा है? नीचे को। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी जब जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ग्रेविटी कैसी होगी बच्चा? पॉजिटिव होगी। इस बात को आप याद रखेंगे ही रखेंगे। फिर दोबारा सुनेंगे आप, जब दोस्तों याद रखेंगे, मैंने क्या बताया आपको, जब जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अंडर में आप मोशन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब आपका ग्रेविटी जी होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और याद रखेंगे आप, अगर मैं बात करूं यहां से तो समीकरणें बनेगी। पहली समीकरण v बराबर u प्लस एक, देखो एक ही जगह क्या आ जाएगा? अब g आ जाएगा। तो जहां जहां पर a है बच्चा वहां क्या लिख देंगे आप? g लिख देंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और ऐसे बिल्कुल थर्ड इक्वेशन की बात करूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2gs। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, समझ में आ गई बात? चलो बच्चा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे, स्क्रीन आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ चलो देखें जरा, अब बात कर लेते हैं बच्चा आगे। देखें जरा, नोट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यदि वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति करे तो, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट? नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा। तो याद रखना यहां पर कैसा लगेगा? माइनस के जी लगेगा। और यानी कि अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो पहली समीकरण बन जाती है v बराबर u माइनस के जी टी। सेकेंड की अगर बात करूं s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड की अगर मैं बात करूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gs। देखो आपको समझ में आया? देखो पहली बात तो यह है कि g कब यूज होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे जब आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, यानी कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तब जाके किसका यूज करेंगे बच्चा? आप जी का यूज करेंगे। अगर ऊपर जा रहे हैं अपोजिट तो माइनस जी लगेगा, अगर नीचे जा रहे हैं तो प्लस का जी लगेगा। अगर सीधे चल रहे हैं लाइन के ऊपर तो याद रखेंगे आप, तो किसका यूज करेंगे बच्चा? सीधे सी बात याद, किसका यूज करेंगे? एक्सक्लेरेशन ए का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलें जरा आगे, इससे आगे की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलो देखो बच्चा, ध्यान रखिएगा, जो डेली पढ़ेगा ना कंटिन्यूस, अगर आप अपनी पढ़ाई को रखेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। और डाउट भी उसी को आएगा जो डेली पढ़ेगा। देखो बच्चा, अगर आप उससे डाउट पूछेंगे ना कमेंट में, या अलग से आप मुझको कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो उससे हमको भी पता लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलना पड़ेगा। अगर आप 40 मिनट की या 50 मिनट का हमारा लेक्चर देखते हैं तो बच्चा उसके बाद याद रखें कम से कम इतना ही टाइम आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में अपनी टेबल पर देना है जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं बच्चा। देखो जो याद रखेंगे आप, अगर आपको अपने परिवार के और घर के हालात बदलने हैं, है ना दोस्तों, जो फिलहाल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आपको उसके अंदर कोई बदलाव करना है, आप भी चाहते हैं 4 आदमी आपको जाने, जहां आप जाएं वहां आपके जाने से पहले ही लोग खड़े हो जाएं और आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, तो बच्चा याद रखें उसके लिए आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आने वाला है। याद रखेंगे आप, ये कलम आपके पास है, कॉपी आपके पास है, टाइम आपके पास है, क्यों ना इसका यूज करा जाए एक बढ़िया माध्यम से।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो याद रखेंगे आप, अपने सपनों के लिए आपको अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा, बाकी नहीं तो ध्यान रखेंगे बच्चा, आप किसी और के सपने पूरे करने में लग जाएंगे, कोई और अपना सपना आपसे पूरा करवाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अपना सपना खुद पूरा नहीं करते हैं तो, है ना। चलिए जरा आगे अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखेंगे जरा, यहां से एक बात ध्यान देंगे, नोट करके लिखेंगे आप। देखो बच्चों, इस बात को आप ध्यान देंगे, देखो एक बात नोट करके लिखेंगे आप। पृथ्वी की तुलना में, पहले इसको नोट कर लें आप, फिर मैं समझाता हूं आपको। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा, जी हाँ, चंद्रमा की बात हो रही है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है बच्चा? 1/6 हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? कितना हो जाता है इसका वजन? जो ग्रेविटी का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चा, एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, क्या कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन कितना है बच्चा? 60 kg है। तो चंद्रमा पर वजन ज्ञात कीजिए। चलो जी, देखिए बच्चा, हमको पता है क्या कि चंद्रमा पर जो वजन होगा, देखना जरा, वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर कितना था? 60, और पृथ्वी के वजन का कितना हो जाएगा? 1/6, यानी कि कितना हो गया? 10 kg हो गया। बात समझ में आ रही है? कितना वजन हो गया? चंद्रमा पर जाते ही पृथ्वी के वजन का 60 किलो का कितना हो गया? 1/6, यानी कि बच्चा कितना हो गया? 10 किलो रह गया। आपको बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चा। प्रीवियस ईयर में जब आप उठाएंगे तो वहां पर आपको काफी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बस ये वजन कई बार क्या होता है, वो देखो कंसेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में फंसाने की कोशिश करेगा आपको, और उस कैलकुलेशन में आपको बच्चा फंसना नहीं है, ना ही बिल्कुल भी पैनिक होना है। बहुत सिंपल तरीके से कंसेप्ट आपको अपने माइंड में सजा के रखने हैं, जिससे कि जैसे क्वेश्चन आए और तुरंत आप बुलेट निकाल के उसको फाड़ दो। चलें जरा आगे की बात करते हैं, इससे आगे दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम अपने, और अगला पॉइंट हमारा आ जाता है क्या, देखेंगे जरा। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं अर्थ के बारे में, ये क्या होते हैं? ध्रुव, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, यानी कि ये बन जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। और दोस्तों बीच में से एक लाइन जाती है जिसको आप क्या बोलते हैं? इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, है ना, 0 डिग्री अक्षांश। और नॉर्मल नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा। अब बच्चा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऊपर को जाएंगे तो ग्रेविटी माइनस का होगा, और आप नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी कैसा होगा? प्लस का होगा। यानी ये मैंने आपको केवल उसका साइन बताया। क्या बताया बच्चा? मैंने आपको उसका केवल साइन बताया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे, देखो ध्रुवों की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुवों पर ग्रेविटी का मान सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बच्चा, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, आप साइन ना लगाओ, फिर ऐसे लगाओ, ऊपर को मतलब ज्यादा है, यानी नोट करके लिखेंगे आप कि भैया ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है? अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है भैया। और अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा पर,
तो याद रखेंगे आप कैसा होता है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलो जरा इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां से एक बात नोट करके और लिखेंगे क्या, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। याद रखेंगे आप, मान घटेगा जब भी आप ऊपर जाएंगे और पृथ्वी की सतह से जब भी आप कहाँ जाएंगे बच्चा, नीचे जाएंगे। आपको बातें क्लियर हो रही हैं? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर दोबारा से ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या बताया बच्चा, अगर उत्तरी ध्रुव की बात होगी ये वाला, या फिर सीधी बात होगी किसकी, दक्षिणी ध्रुव की, तो याद रखेंगे जी का मान कैसा होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा इनके बीच में कहीं पर भी ये वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी बीच वाले इक्वेटर की बात करूं बच्चा, इस वाली लाइन की बात करूं, तो याद रखेंगे इस लाइन पर क्या होता है, इक्वेटर का मान, इसका ग्रेविटी का मान कैसा होता है, जी मिनिमम होता है। और यहाँ पर जी कैसा होता है, मैक्सिमम। यहाँ पर भी क्या होता है, मैक्सिमम। तो ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखा पर, बीच वाली रेखा पर मिनिमम होगा, और ध्रुवीय त्वरण गुरुत्व और पोल की बात करेंगे तो मैक्सिमम होगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलें जरा आगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और नोट करके लिखेंगे आप, इसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं बच्चा। देखेंगे ध्यान से जरा, क्या पॉइंट आपके सामने आता है। देखो जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चा, ध्यान रखेंगे आप। देखो क्लासेस में हर तरीके का बच्चा है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, वो केवल बातों को सुन के एक बार उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, क्योंकि बच्चा हमको हर तरीके के बच्चे का ध्यान रखना होता है, मीडियम का भी, लो का भी और हायर का भी, है ना बच्चा। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस की सीट मिलेगी उस पर काम करना स्टार्ट करें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भैया तो इजी करा रहे हैं या भैया हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एवरेज लेवल लेके चल रहा हूँ, है ना बच्चा। तो जिसके सबके लिए इक्वल बैलेंस यहाँ पर रहेगा, आपको अप्स भी मिलेगा और डाउन भी मिलेगा, है ना। देखें जरा आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ बच्चा, देखो एक नोट करके लिख लेंगे आप, किसी वस्तु द्वारा n वे सेकंड में चली गई दूरी। अब देखो कई बार सवाल ये आता है कि किसी ने किसी दूरी को इतने समय में क्लियर कर लिया, है ना, और इसका त्वरण ये था, वेग ये था, स्पीड ये थी। अब पूछ लेता है कि बताइए 11वीं सेकंड में वो कहाँ गया था। भाई सीधा सा ये सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि ए से चल करके भैया पार्टिकल बी पर आया और टोटल टाइम कितना लगा, 60 सेकंड। कितनी दूरी तय कर ली इसने, जितनी भी दूरी तय करी है। अब वो पूछेगा आपसे कि बताइए 11वीं सेकंड में कहाँ था भैया। अब सवाल ये बिल्कुल अलग सवाल है, इसका पिछले से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नया सवाल है। तो 11वीं सेकंड का मतलब ये है S11 आपको निकालना है, या n का मतलब है, आप समझ रहे हैं ना, nv का मतलब n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जो भी सेकंड की बात करेंगे, 6ठी सेकंड की बात करें, 8वीं सेकंड की बात करें, तो वो आपका यहाँ पर वैल्यू लिख दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? चलें जरा आगे। तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला Sn बराबर a। देखो इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। चलो जी, समझ में आई बात या नहीं? तो क्या बताया मैंने आपको, nवीं सेकंड में। देखो अगर उसने पूछा आपसे क्या 8वीं सेकंड में बताइए, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 8, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भैया 8, 8 दूनी 16, 16 में से गया 15। इसको आप सीधा लग सकते हैं। तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रारंभिक वेग और त्वरण की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेकंड में चली गई दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चा, तो बताएं जल्दी से जरा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब इस क्लास के कुछ क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे। तो लिखना ना भूलें, आपको हमारी क्लास
क्लास कैसी लगी दोस्तों? याद रखेंगे आप, अगर हमारी मेहनत, मैं फिर आपसे बता रहा हूं बच्चा, मेरी मेहनत, हमारी पूरी टीम की मेहनत तभी कामयाब होगी बच्चा, जब आप अपने घर पर टाइम देंगे। अगर आप अपने घर पर टाइम नहीं देंगे तो बच्चा सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारी मेहनत, हमारी लगन और जितनी मेहनत के साथ आप लोग हमसे जुड़े हैं, ये सब कुछ वेस्ट चला जाएगा अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं बच्चा। बात समझ में आ रही है? ज़िंदगी में मौके और भी मिलेंगे, लेकिन याद रखें विद्यार्थी वही है जो पहले मौके को ही अंतिम मौका माने। सफल हुए तो ठीक, वरना क्या रखेंगे बच्चा? नेक्स्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, अगले पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। बातें समझ में आ रही है? हार कभी नहीं माननी है। देखिए बच्चा, याद रखेंगे विद्यार्थी, स्टूडेंट ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है जो अपने जीवन काल में कभी फेल नहीं होता। आज आपने सीखे चीज़ें हैं, भले ही आपके एग्जाम में ना आए, आप कुछ और पढ़ कर के पास हो जाएं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे, हालांकि वो तो आगे मिलेंगे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट चलते हैं। याद रखें बच्चा, मेहनत कभी भी आपकी खराब नहीं जाएगी, भले आपके पेपर में कोई सवाल आए इसमें से या ना आए, है ना? ये बात आप समझेंगे नहीं। जब कुछ समय निकल जाएगा ना और आप कई बार बाहर बच्चों के बीचों में बैठोगे, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के बीचों में बैठोगे, तब आप खुद दिल खोल के ये चीज़ें उनको बता पाओगे, है ना बच्चा? तो लिखना ना बोले आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और बने रही हमारे पास। याद रखेंगे ऑफिशियल VIP क्लासेस आपका अपना परिवार। जय हिंद, जय भारत।